शहर के लोगों तुम्हारी खरीद फरोख्त हो जाती, 200-500 के अंदर बिक जाते, मगर नुकसान एक गधा 30,000-40,000 रुपए में बिकता और या तो 200-500 रुपए के अंदर लोग बिक जाती। गधे की कीमत से तुम्हारी कीमत कम लगाई जाती, क्योंकि सूझबूझ जिन लोगों को नहीं है ऐसी आवाम बिक जाती जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। और कौन तुम्हारे साथ खड़े रहने वाला है अगर एजाज बेग ने हरा दिया तो? जिस लगन से मैंने काम किया हूं 25 साल, मेरा वक्त तो आया तो शहर के लोगों ने खड़े रहना चाहिए। मैंने शहर से कभी कुछ नहीं मांगा, ये शहर से कुछ नहीं दिया मैंने, मगर मैं आप लोगों से एक ऑटो की भीख मांग रहा हूं। मुझे यकीन है कि ये शहर मुझे देगा कि अगर आपने मुझे चुन के दिया तो 5 साल का वक्फा बहुत बड़ा वक्फा है। मैं दोबारा ये नहीं कहूंगा मुझे और चुन के दो। सरकार आएगी, बहुत सारे काम करूंगा। ये 100-200 करोड़ रुपए का तो ऐसे करा करूंगा जैसे मेरे वार्ड के अंदर काम करता है, 100-200 करोड़ का शहर में काम करूंगा। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, इस शहर का पावरलूम सिटी मालेगांव के सभी आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, इस शहर के एक एक वाशिंदों का जो बुनकरी का काम करते हैं, दुकानदारी का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आप तमाम मेहनत कश आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक मौके पर, एक ऐतिहासिक शहर के ऐतिहासिक वासिंदों से हमारा तारुफ हो रहा है, हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का, इस मंच पर उपस्थित महाविकास अघाड़ी के, इंडिया अलायंस के सभी पार्टी के तमाम लीडरान का, तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक छोटा सा करेक्शन है, अभी हमारे आमदार साहब के, बेग साहब के तारुफ में एक साथी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। भाई, खाली कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं। बेग साहब महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट हैं और आज यहां हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बदौलत नहीं, इंडिया अलायंस की बदौलत आपसे 2-4 बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। साथियों, ये बड़ा अच्छा मौका है कि आज 15 नवंबर है और आज ही के दिन गुरुदेव नानक देव जी की जयंती है, उनका प्रकाश पर्व है। उनके बारे में मैं एक मसला, एक वाक्य आप लोगों से सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक जगह पे कुछ लोग पानी चढ़ा रहे थे, तो गुरुदेव ने पूछा कि ये पानी कहाँ चढ़ा रहे हो? तो लोगों ने जवाब दिया कि पुरखों को पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब दूसरा जत्था आया तो गुरुदेव पानी जो है वो पीछे फेंकने लगे। तो लोगों ने पूछा कि ये पानी कहाँ पहुंचा रहे हो?
तो गुरुदेव ने कहा कि हम पंजाब पहुंचा रहे हैं ताकि हमारे खेतों में फसलों की सिंचाई हो जाए। लोगों ने कहा कि अरे पीछे फेंकने से पंजाब थोड़ी पहुंचेगा। कहा कि आगे फेंकने से पूर्वजों तक पहुंच जाता है तो पीछे फेंकने से पंजाब भी पहुंच जाएगा। गुरु नानक देव जी का ये प्रसंग मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि गुरु नानक देव जी अंधविश्वास का विरोध किया करते थे। और आज हम जिस जमाने में रह रहे हैं, 21वीं सदी का जमाना है। हम चांद पर चले गए। आज पूर्णमासी का चांद है, फुल मून है। ईद पर भी हम चांद का इंतजार करते हैं, करवा चौथ पर भी। धरती पर जमी पे खड़े होकर जिस चांद का इंतजार करते हैं, इंसान की बदौलत, विज्ञान के बदौलत इंसान उस चांद की धरती पर जा खड़ा हुआ। ये शिक्षा की ताकत है, ये तालीम की ताकत होती है। महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। शिक्षित बनो, संगठित हो और अपने हक के लिए संघर्ष करो। किसी के मांगने से कोई किसी को कुछ नहीं देता है। अगर आपके भीतर कुव्वत है, आपके भीतर ताकत है, तो आप संगठित होकर अपने हक और अधिकार को हासिल कर सकते हैं। यही इंसान की मियाद होती है। और यह जो संगठित होने का, संघर्ष करने का जो हमारा इतिहास है, तो आज एक बेहतरीन मौका है। आज 15 नवंबर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा साहब कहा करते थे कि अंधविश्वास पे भरोसा मत करो, चोरी मत करो, शराब मत पियो, आपस में झगड़ा मत करो, धरती को भगवान की तरफ पूजो। और जो गोरे लोगों ने हमारी धरती पे कब्जा किया है, उसके खिलाफ उलगुलान करो और अपनी जमीन को आजादी दिलाओ, अपनी जमीन को मुक्ति दिलाओ। आज ये सब जिक्र मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं? आपको लगेगा सियासी आदमी है, वोट का वक्त है, अपने कैंडिडेट का चुनाव प्रचार करेगा, अपनी पार्टी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करेगा। हमारे यहाँ कहावत है, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। आप किसी भी जलसे में चले जाइए, लीडरान आएंगे, नेता आएंगे, अपने कैंडिडेट के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अपनी पार्टी के बारे में, अपने मोर्चे के बारे में जलसे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि चुनाव के इस वक्त में जब वोट मांगना चाहिए 9:30 बजे रात को, तब ये बिरसा मुंडा को याद कर रहा है, तब ये गुरु नानक देव जी को याद कर रहा है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। और इसी कड़ी में ये जो पावर लूम सिटी है, ये जो सिटी का पावर है, आपके बीच में एक व्यक्ति का और जिक्र करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति का नाम है इस देश के पहले शिक्षा मंत्री, जो तालीम पर जोर दिया करते थे, जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो कहते थे कि आप इंसानों को पढ़ने दीजिए, ये मत बताइए कि क्या पढ़ना है। एक बार इंसान अगर पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो यह भी जानना सीख जाएगा क्या सही है क्या गलत है। और वो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनका जिक्र मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं? उनका जिक्र मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि आज की सियासत इंसान को इंसान से बांटती है। जरा सोच करके बताइए कि हम इंसानों की हालत क्या हो गई। कहते हैं ना, क्या से क्या हो गए सनम देखते देखते। एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या डेंगू का मच्छर इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो गया है? क्योंकि डेंगू का मच्छर जब काटता है, क्या सिपाही जी आप भी सोचिएगा, तो तिलक लगाने वाले को भी डेंगू ही होता है और टोपी पहनने वाले को भी डेंगू ही होता है, मंदिर जाने वाले को भी डेंगू ही होता है, मस्जिद जाने वाले को भी डेंगू ही होता है।
मच्छर इंसान को आपस में नहीं बांट रहा, लेकिन हम जिसको लीडर कहते हैं वो इंसानों को इंसानों के से बांट रहा है। इनके पास जवाब देने के लिए जवाब नहीं है, इसीलिए उल्टा प्रश्न पूछते हैं। हम कहते हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए कि जो वादे करके इस देश में सरकारें बनी, जो वादे करके प्रदेश में सरकार बनी, कितने वादों को सरकारों ने पूरा किया है, और अगर पूरा नहीं किया है तो सियासत में, हमारी देश की जमहूरियत में, देश के आईन में, संविधान में यह बात लिखा हुआ है कि 5 साल में हमको सरकार बदल देनी है। इधर हमारी कुछ माएँ खड़ी हैं। माता जी एक बात बताइए, रोटी जब पकाते हैं तो थोड़ी देर में रोटी को पलटना होता है ना। रोटी को अगर पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाती है। सत्ता में अगर आप पलटेंगे नहीं तो इंसान अहंकारी बन जाता है। और इसलिए महाराष्ट्र का मत करो ना, ये एकदम मोदी जी के ना जुमले की तरह है, ना खाने लायक, ना बिछाने लायक, ना इसमें कोई खुशबू है, ना कोई सुगंध है, खाली कागज उड़ा रहे हैं। इसको देख करके मुझे जो है ना वो 2000 का नोट याद आ रहा है, गुलाबी वाला। छोड़ दो, मत बर्बाद करो पेपर। ऐसे ही देश को 10 साल में उन्होंने बहुत बर्बाद कर दिया है। मेरा प्रश्न ये है कि 5 साल में यह व्यवस्था की गई है कि अगर आप काम कर रहे हैं तब तो आपको रखा जाए, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको पलट दिया जाए। रोटी जलती है और नेता अहंकारी हो जाते हैं, अपने सत्ता के अहंकार में जलने लगते हैं, ऑटो पायलट पे हो जाते हैं। आपके बीच जो हमारे प्रत्याशी हैं ये एक जमीनी कार्यकर्ता है, ये 50 करोड़ रुपया देकर के टिकट नहीं लाए हैं। ये आजकल जो है महायुक्ति की सरकार में हो रहा है, और आप महाराष्ट्र के लोग हैं, आपको ये विचार करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ। जैसे मॉल में वो सुपरमार्केट है ना आपके शहर में, वहाँ सब सामान बिकता है, खाने का सामान बिकता है, पहनने का सामान बिकता है, तेल बिकता है, साबुन बिकता है, जूता, चप्पल। महाराष्ट्र में इस बार आमदार बिक रहे थे, एमएलए बिक रहे थे। जैसे घोड़ा बकरी बिकता है ना, मुर्गा मुर्गी, वैसे ही आमदार बिक रहे थे। लोगों ने वोट दिया किसी और को और वो जनता का वोट लेकर के चले गए किसी और के पास। कितने बड़े बेईमान हैं वो देखिए। अजीत पवार साहब एक वीडियो में बोले कि दिल्ली में एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में गौतम अदानी मौजूद थे। बताइए, महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी, इसका फैसला तो महाराष्ट्र की आवाम करेगी ना, यहाँ की जनता करेगी ना कि कौन सरकार में आएंगे। कि गुजरात का एक व्यापारी बैठ करके तय करेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। मैं कहता हूं ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जमहूरियत का अपमान है महाराष्ट्र के लोगों। 20 तारीख को आपको सिर्फ आमदार नहीं चुनना है, उन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देना है जिन्होंने जमहूरियत के साथ धोखा देने का काम किया। उनको जवाब देने का वक्त है। और यह जो सियासत आज हमारे सामने छेड़ी जा रही है, फडणवीस साहब ने कहा कि यह धर्म युद्ध है। हमने भी पलट करके 1-2 सवाल पूछ लिया, हमने बस सच पूछ लिया। इतना भी तीखा नहीं था जितना मिर्ची उनको लग गया है। हमने सिर्फ इतना पूछा और फिर आपके सामने पूछ रहे हैं कि अगर सियासत का काम धर्म बचाना है तो सब लोग मिलकर के बचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्म बचाने के इस काम में सिर्फ गरीब लोगों का बाल बच्चा ही लगेगा कि नेता का बेटा बेटी भी आएगा धर्म बचाने के लिए? ऐसा तो नहीं होगा।
कि हम मेहनत मजदूरी करने वाले, दुकान चलाने वाले, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, बंदूक लेकर के फौज की नौकरी करने वाले, खेती करने वाले, किसानी करने वाले, काश्तकारी का काम करने वाले, शेतकरी का काम करने वाले, हम लोग धर्म बचाएंगे और उनका बाल बच्चा लंदन की सड़क पर कहेगा हाय हाउ आर यू। वो एक ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, कैम्ब्रिज में पढ़ेगा, न्यूयॉर्क में घूमेगा, यूरोप के मजे लेगा और हमको कहेगा कि धर्म बचाएंगे। मिल के बचाएंगे। यही तो सवाल मैंने उनसे पूछा। कौन सी ऐसी बुरी बात हमने कह दी? ना उनको गाली दी, ना उनको कोई अपशब्द कहा, ना उनके बारे में कोई खराब बात की। हमने तो इतना ही कहा ना कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम धर्म बचाएंगे और आपका बेटा बेटी धर्म नहीं बचाएगा। यह बात गंभीरता से हमने एक बार भाजपा के एक नेता से की तो वो नेता छूटते ही बोला, लेकिन योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, भतीजा तो है ना, जैसा कोई भेज दे हमारे साथ धर्म बचाने के लिए। कितना मजेदार बात है सर जी। वो बीसीसीआई में बैठ करके आईपीएल का टीम बना रहा है और हमको कहता है कि मोबाइल पर ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। ये खेल देख रहे हैं। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं और इस देश के संविधान की ताकत ये है कि ये देश जितना महल में रहने वालों का है उतना ही झोपड़ी में रहने वालों का है। यह देश जितना अमीरों का है उतना ही गरीबों का है। यह देश जितना पूंजीपतियों का है उतना ही किसानों का है। मेरा एक सीधा सवाल है, ये कैसी नीति देश में चल रही है भैया कि हम जब सामान खरीदने के लिए जाएं तो हर चीज रोज महंगी होती जा रही है, लेकिन किसान जब अपना सामान बेचने के लिए जाए तो हर चीज रोज सस्ती होती जा रही है। जो धान 3000 रुपए प्रति क्विंटल बिका करता था इस बार 2200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। जो कपास 10,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था इस बार 7,000 रुपए प्रति क्विंटल नहीं बिक रहा है। जो सोयाबीन 4,4200 रुपए प्रति क्विंटल बिका करता था इस बार 3,000 रुपए प्रति क्विंटल नहीं बिक रहा है। ये कैसी नीति है भैया जिसमें अमीर अमीर होता जा रहा है। फॉर्च्यूनर बेच करके इंडिवर खरीद रहा है, इंडिवर बेच करके बीएमडब्ल्यू से मन भर जा रहा है तो हेलीकॉप्टर खरीद ले रहा है। और जो गरीब है वो लगातार गरीब होता जा रहा है। शिक्षा महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य महंगा होता जा रहा है, पढ़ाई लिखाई सब महंगा हो रहा है और पढ़ने लिखने के बावजूद हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पर हम जब प्रश्न पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं है इस देश की सियासत के पास। मेरा एक सीधा सवाल है, बताइएगा कॉर्पोरेटर साहब, आप भी विचार कीजिएगा। कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर बनना चाहता है, एक्टर का बच्चा एक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, लीडर का बच्चा लीडर बनना चाहता है, लेकिन फार्मर का बच्चा फार्मर नहीं बनना चाहता है। क्यों? क्यों नहीं बनना चाहता है? क्यों? क्योंकि इस देश में सिंचाई महंगी, पढ़ाई महंगी, दवाई महंगी, हर चीज महंगी हो गई। और वो किसान जो हम सबके थाली में अनाज पहुंचाता है, जो हमारा अन्नदाता है, जो शेतकरी है, वो किसान अपने ही खेत की सूखी पेड़ पर फांसी लगाने को विवश है। हर 1 घंटे में हमारे देश में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। अगर हमको देश की चिंता है तो हमको इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा रोजगार शेतकरी क्षेत्र में लोगों को मिलता है, उसके बाद सबसे ज्यादा रोजगार बुनकरी के काम में लोगों को मिलता है, पावरलूम इंडस्ट्री में मिलता है। जब हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल जी के साथ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे थे, तो रास्ते में कई बुनकर समाज के लोग आकर के हमसे मिले, बुरहानपुर के लोग आकर के मिले, मालेगांव के लोग आकर के मिले, स्पिनिंग मिल का मॉडल लेकर के आए थे। और उस वक्त राहुल जी ने कहा था कि अगर हम इस देश की तरक्की चाहते हैं तो इस देश में जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, जो खेतों में अनाज उगाते हैं, जो फैक्ट्रियों में कपड़ा बनाते हैं, जो कारीगरी का काम करते हैं, जो काश्तकारी का काम करते हैं, हमको उनको मजबूत करना पड़ेगा। अगर फौज की मजबूती चाहते हैं
तो हमको सिपाहियों को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध सिपाही लड़ा करते हैं। हमारे देश की जो बुनियादी व्यवस्था है, उस बुनियादी व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। और कमजोर कैसे किया जा रहा है, एक बात सोच करके हमको बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक तो उनको आदरणीय आजकल हम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। हम लोग तो सब अपने माँ के पेट से पैदा हो गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो पता नहीं कहाँ से हैं, आई डोंट नो। अब प्रधानमंत्री जी को जब ये भ्रम हो गया है कि वो अवतार है, ईश्वर है, तो कम से कम इतना तो आदर बनता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आनंद का विषय है, खुशी की बात है। अगर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन मन में प्रश्न ये है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए गरीबों की लाइन में लगे हुए हैं। कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत किए हैं सर जी। कहते हैं कि हम इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिए, तो वीडियो कॉल करके ही अगली बार दिखा दीजिएगा प्रधानमंत्री जी कि वहां भी 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं क्या लंदन की सड़कों पर। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, लेकिन देश का नहीं, प्रधानमंत्री जी के दोस्त की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। इसीलिए आप देखिए, इस कुनीति के चलते, इसको मैं कुनीति कहता हूं, इस कुनीति के चलते हर एक घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। रोज बुनकर लोग अपना काम बंद कर रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, क्योंकि बिजली बिल को प्राइवेटाइज करके बिजली बिल इतनी महंगी कर दी गई है कि बुनकरों के लिए उत्पादन करना मुश्किल हो गया है। हम कहते हैं महाविकास अघाड़ी का एक ही संकल्प है, देश के जो बुनियाद हैं किसान और कारीगर, उनको हम बचाएंगे और निजीकरण को बंद करेंगे। ये हमारा संकल्प है। संकल्प लेकर के हम आपके बीच में आए। यह जो कुनीति है, उस कुनीति पे हम रोक लगाना चाहते हैं। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। दुनिया का सबसे नौजवान देश है हम। दुनिया का हर 5वां युवक भारत का रहने वाला है, हिंदुस्तानी है। लेकिन हमारी हालत यह है कि पढ़ने लिखने के बावजूद ITI किया है, बीटेक किया है, पॉलिटेक्निक की है, टीचर की पढ़ाई की है, पत्रकारिता की पढ़ाई की है, MBA किया है, तमाम तरह के कोर्स करने के बावजूद आज हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इनको क्या फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। जिसके पांव में दरार नहीं पड़ी हो, वो दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता है। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। आए दिन आप अखबार उठा करके देख लीजिए, अखबार में खबर आता है कि सैकड़ों स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बताइए, ये कैसा विकास हम कर रहे हैं। जहां हमको नया स्कूल खोलना था, नए विश्वविद्यालय बनाने थे, नया कॉलेज खोलना था, उल्टे यहाँ पर कॉलेजों को बंद किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। मेरा एक छोटा सवाल है, आमदार साहब, आप आमदार होंगे, सरकार बनेगी, आप सरकार में होंगे, आपको विधानसभा सरकारी चाहिए, आपको गाड़ी चढ़ने के लिए सरकारी चाहिए, बंदूक वाला गार्ड सरकारी चाहिए। तो मैं सरकारी इच्छा रखने वाले इन सरकारी लोगों से पूछता हूं कि देश की संसद सरकारी, प्रधानमंत्री सरकारी, सेनाध्यक्ष सरकारी, जज सरकारी, तो अस्पताल क्यों नहीं होना चाहिए सरकारी? स्कूल क्यों नहीं होना चाहिए सरकारी? सड़कें क्यों नहीं होनी चाहिए सरकारी? इसलिए कि सरकारी जब होगी। आज इस प्रोग्राम के सदर स्टेज पे बैठे हुए हिंदुस्तान के शेर दिल कन्हैया कुमार जी, लाखों दिलों की धड़कन है ये हिंदुस्तान की। आज हमारे
जलसा गांव में तशरीफ़ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जलसा गांव में बैठे हुए हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, स्टेज पे बैठे हुए तमाम पार्टी के महाविकास अघाड़ी के जिम्मेदारान, आज का ये जलसा 20 तारीख को होने वाले असेंबली चुनाव के लिए होने जा रहा है। आप सभी लोगों के जलसे सुनते होंगे। डेवलपमेंट, विकास की कोई बात नहीं होती, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता, एक दूसरे के खिलाफ बोला जाता। यही बात कल के अभी एक तो नया नाटक शुरू हो गया शहर के अंदर कि कोई उलमाए कराम कोई मस्जिदों में तकरीर करते तो ये शेख आसिफ के गुंडे लोग मौलाना लोगों को तकरीर करने से रोक देते। अगर एक मौलाना ने गलती किया तो दूसरे को जरूरत है कि ऐसा जरूरी है कि दूसरे को भी तुम तकरीर नहीं करने देंगे। मैं इसका खंडन करता हूं कि जो मस्जिदों के अंदर से ये बीमारी है, ये लानत, ये सियासी लानत को जो मस्जिदों तक लेके जाया जा रहा, इसका मैं निषेध करता हूं। मालेगांव शहर के अंदर आज पूरा शहर खंडर हो चुका। आज शहर के अंदर रोड रास्ते नहीं, एक MBBS कॉलेज नहीं, एक BDS कॉलेज नहीं। हमारे शहर के रहनुमा इलेक्शन आता, वोट लेने के लिए चले आते। किसी को बिरादरी पे घमंड होता तो किसी को कायद के ऊपर घमंड होता कि भाई मैं, मेरी बिरादरी का कायद है, मैं शहर का कायद है, मुझे वोट देंगे। एक टाइम धोखा खाता आदमी दोबारा नहीं खाता। हमने उनको अच्छा समझ के दिया था, एक आलिम दीन समझ के उनको वोट दिया था और उनके लिए मेहनत करे थे कि भाई आप इनको देख के मत वोट दो। अवैसी आए, उन्होंने कहा, हम लोगों ने कहा था कि भाई वोट दो, ये इंशाअल्लाह ताला शहर का काम करेंगे, मगर वो भी शहर के लिए खरा नहीं उतरे। मैं शहर के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि शहर में इतनी बढ़ती हुई गुंडागर्दी, इसका जिम्मेदार कौन है? ये बहैसियत MLA अगर ये चाहते तो ये शहर के अंदर जो गुंडागर्दी कर रहे, इसको 1 मिनट के अंदर मसल के रख देते थे। इनके पास इतना पावर था, मगर इन्होंने अपने पावर का कभी इस्तेमाल नहीं किया। शहर के अंदर आए दिन गोलियां चलती, कुत्ता गोली बेची जा रही, ड्रग्स बिक रहा, सट्टे जैसे चलता है, पीढ़ी के ऊपर पान दुकान चलती ना, उस तरीके से शहर के अंदर सट्टे की दुकानें चलती। मगर हमारे MLA साहब की ये सारी चीजों के ऊपर पकड़ नहीं है। आप लोगों को मुझे क्यों वोट देना है, मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, क्योंकि आज हमारे कन्हैया जी दिल्ली से हमारे लिए यहां पर आए। उनको आज मुझे भी सुनना है और आप लोगों को भी सुनना है। मुझे वोट क्यों देना है आप लोगों को मैं बताते चलूं कि मैं शहर के अंदर 25 साल से इस शहर के अंदर कारपोरेटर हूं। मैंने शहर के अंदर काम किया। कोई भी मुसीबत आन पड़ी तो ये शहर के लोग मेरे सिवा किसी को नहीं फोन करते। सबसे पहले अगर किसी को फोन करते तो वो शख्स एजाज बेग रहता। कोरोना में आपने देखा, आपने मालेगांव शहर के अंदर 2001 के फसाद में मुझको देखा कि मैंने किस तरीके से कौम की खिदमत किया। 2 बम ब्लास्ट हुए, शहर के अंदर जो नहीं कामकाज करता वो सीना जोरी से बोलता कि भाई मुझे वोट दो। आज महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी की सरकार आने वाली है। साथियों, आपका क्या नुकसान होगा, क्या नफा होगा मैं नहीं बताता, मगर हमारी मां बहनों का बड़ा नुकसान कर देंगे अगर तुमने मुझको चुनकर नहीं दिया तो। आज मां बहनों के लिए सरकार ने हर महीना 3,000 रुपया देने का ऐलान किया। अभी खड़गे साहब ने आज बयान जारी किया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे महाराष्ट्र के लिए। ये बहुत बड़ी घोषणा है आप लोगों के लिए शहर की। गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा और हमारे नौजवान आज जो बेरोजगार घूम रहे हैं, लूम चला रहे, घड़ी लगा रहे, तरासन भर रहे, कोई बेचारे मजदूरी करता है रोड के ऊपर,
उन लोगों को गवर्नमेंट 5,000 रुपया हर महीना देने वाली है। माँ बहनों के लिए किराया फ्री कर दी, सरकार बोल दी कि माँ बहनों के लिए महाराष्ट्र में जहाँ जाना रहेगा उन लोगों को किराया देना नहीं पड़ेगा। आप मुझे चुन के दो, कसम खुदा की खा के कहता हूँ, ये शहर का डेवलपमेंट, ये शहर के अंदर MBBS कॉलेज, ये शहर के अंदर BDS कॉलेज किस तरीके से बने, रोड रास्ते की सियासत से उड़ के काम करूंगा शहर के लोगों। ये आज आके ये शहर के उसी में उलझा के रखते कि इसने रोड नहीं बनाया, इसने गटर नहीं बनाया, ये सारी चीज के अंदर शहर के लोगों को उलझा के रखते। क्या एक ही काम है क्या शहर के अंदर रोड और गटर का? अरे हमारी कहीं माँ बहने बेवा बैठी है बिचारी, कहीं तनाजों के अंदर बैठी है हमारी बेटियां। आप आओ मेरी ऑफिस के ऊपर, मैं कितने लोगों का काम करता, लोगों के घर जा जाके बेटियों को रवाना करता कि भाई ये लड़की अपने जो भी हुआ बैठ के और उसको रवाना करता कि भाई जा तेरी भी गलती होंगी, उसको भी समझाता, इसको भी समझाता। ऐसे महीने के अंदर 2-5-10 काम हर महीने में करता हूं। आपको मालेगा शहर के अंदर MPSL कंपनी आई, शेख आसिफ साहब ने कंपनी को लाया, ये बात तो कोई शक नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे हजरत वाला चुन के आए, मैंने उनको कहा था कि MPSL कंपनी को मालेगांव आने मत दो। अगर ये कंपनी मालेगांव आती है तो मालेगांव के अंदर भिवंडी की तर्ज के ऊपर किलो से लूम बिकेंगे। हजरत इनको मत आने दो, अगर तुमने इनको डटा दिए कि मेरे शहर के अंदर मैं ये कंपनी नहीं चलने दूंगा तो ये भाग जाएंगे। मगर उन्होंने भी अपनी बात को नहीं सुनी, उन्होंने भी बिजली कंपनी के MD से साठ गांठ कर लिया मुंबई में और बिजली कंपनी के हवाले इस शहर को नहीं किया। इस शहर की गरीब आवाम को, यहाँ के पावर लूम का कारोबार करने वाले, छोटा मोटा धंधा करने वाले, चरखा भरने वाले, इनको सबको बेच दिया इन्होंने। अगर आपने मुझे चुन के दिया तो मैं आपको वादा करता हूं कि सबसे पहला काम रहेगा MPSL कंपनी को मालेगांव से भगाने का। कौन लड़ाई लड़ता बताओ, और कौन तुम्हारे साथ खड़े रहने वाला है अगर एजाज बेग ने हरा दिया तो। जिस लगन से मैंने काम किया हूं 25 साल, मेरा वक्त तो आया तो शहर के लोगों ने खड़े रहना चाहिए। मैंने इस शहर से कभी कुछ नहीं मांगा, ये शहर से कुछ नहीं दिया मैंने, मगर मैं आप लोगों से एक ऑटो की भीख मांग रहा हूं। मुझे यकीन है कि ये शहर मुझे देगा। इतना गिर गए लीडर लोग शहर के। मैंने पीछे भी कहा था, कल के जलसे में कहा था, आज के जलसे में भी बोल रहा हूं मैं कि पीछे 52 टीचर लोगों का मामला था, उन लोगों को स्कूल बोर्ड ने निकाल दिया था। उसमें 40 बेटियां ऐसी थी, किसी की शादी होने वाली थी, किसी की बातचीत लग गई थी कि ये बच्ची टीचर है, ये बोल के दिया गया था। हम लोगों ने जद्दोजहद करके उस वक्त को उपायुक्त शिरीष पवार को मैंने बैठा के बोला कि कोई भी हाल में इन लोगों का काम करके दो। पूछ लेना, कसम खुदा की खा के कह रहा हूं, वो बेटियों के घर वालों से पूछ लेना, उनका ऑर्डर तक के करा के दिया था कि ये ऑर्डर है, आप अपने स्कूल के अंदर जाके रुजू हो। मगर शेख आसिफ साहब को जरा सी बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने उसके ऊपर भी अपना खेल खेला, सियासत खेला, और उसमें कहीं बेटियों की शादी टूट गई। बताओ शहर के लोगों, ऐसे लोगों को तुम शहर में नुमाइंदगी देगी क्या? एक वक्त दे दो मुझे, बस 5 साल ज्यादा वक्त नहीं होता। हजरत को बोलना तुम उनसे पूर्ण नहीं पाते, तुम आराम करो, एजाज बेग को एक जिम्मेदारी दे दो। इनकी जो रिक्शा है इसके अंदर ही पिलखोड़ भेजूंगा, अगर नहीं भेजा तो एजाज बेग मत बोलना। इनकी जो रिक्शा है ना उसके अंदर ही पिलखोड़ भेजूंगा। आप लोगों को बहुत सूझबूझ रखने की जरूरत इस इलेक्शन के अंदर। आप जब वोट देने जाएंगे तो 2 बिल देखना है आपको कि MPSL कंपनी जब आई
उसके बाद का बिल चेक कर लेना वोट देने के पहले। और जो कंपनी नहीं थी उसके पहले का भी बिल देख लेना कि जब कितना बिल आता था और आज कितना बिल आता। शहर के लोगों तुम्हारी खरीद फरोख्त हो जाती, 200-500 के अंदर बिक जाते, मगर नुकसान एक गधा 30,000-40,000 रुपए में बिकता और या तो 200-500 रुपए के अंदर लोग बिक जाती। गधे की कीमत से तुम्हारी कीमत कम लगाई जाती, क्योंकि सूझबूझ जिन लोगों को नहीं है ऐसी आवाम बिक जाती। जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं वो अपने सहनियत से वोट देते, दिमाग से वोट देते, किसको देना है, पूरी खानदान को बोलते कि इसको वोट दो। और मैं समझता हूं कि ऐसा वक्त तो आ गया, शहर के लोग बहुत सूझबूझ का मुजाहरा करेंगे इस टाइम में। और हमारे नगर सेवक फारूक फैजुल्ला साहब आए, हम उसका इस्तेकबाल करते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों को सूझबूझ का मुजाहरा करना है। आप लोगों को इजाजत को वोट इसीलिए देना है कि मैं आपकी आवाज बन के असम्बली में लड़ूंगा। वो मुर्गी चोर का पूरा बोलता ना नितेश राणे, तो मुझे चुन के दो, उसकी मुर्गी भी जमा करके लेकर आ जाऊंगा मालेगांव के अंदर में। वक्त हालात से मुकाबला करो शहर के लोगों। अल्लाह ने अगर चाहा तो 20 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। आप लोगों ने मुझे 23 तारीख को चुन के दिया तो इस शहर का डेवलपमेंट, इस शहर के अंदर बड़ी बड़ी कॉलेजेस, हमारी बेटियों के लिए अच्छी अच्छी कॉलेजेस बनाऊंगा। आज हमारी बेटी दूसरे शहरों में पढ़ने जाती है। आज एक हॉस्पिटल हमारे शहर के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी के माँ बाप, किसी का भाई बहन बीमार हो तो उसको दवा खाने के अंदर डाल के पूरा इलाज किया जाए, ऐसा नहीं होता। यहां से नासिक जाना पड़ता, धुलिया जाना पड़ता, न तो बंबई जाना पड़ता, न तो पुणे जाना पड़ता। मैं जिम्मेदारी लेता हूं शहर के लोगों कि अगर आपने मुझे चुन के दिया तो 5 साल का वक्फा, बहुत बड़ा वक्फा है, मैं दोबारा ये नहीं कहूंगा मुझे और चुन के दो। अगर मैंने नहीं काम किया, सरकार आने वाली है, चुको मत। अगर मैंने नहीं चुन कर दिया तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर ये शहर पछताएगा। सरकार आएगी, बहुत सारा काम करूंगा। ये 100-200 करोड़ रुपए का तो ऐसे करा करूंगा जैसे मेरे वार्ड के अंदर काम करता है, 100-200 करोड़ का शहर में काम करूंगा।